शायद ये पहली बार हो रहा होगा कि एक फिल्म के बारे में बात करने से पहले एक ऐसी कहानी के बारे में हम बात करेंगे जो मतलब ऑन टेबल हिट है और कहीं ना कहीं ये श्रेय जो है वो आपको जाता है। हिमेश, क्या कहेंगे? श्रेय नहीं जा रहा है एक्चुअली। मैं यही कहूँगा कि श्रेय से ज़्यादा इट इज़ डेस्टिन्ड के कहीं ना कहीं किस्मत थी कि ऐसा ग्लोबली नंबर 1 हिट होना तेरी मेरी कहानी का, ये तो सोचा ही नहीं था। तो ये हमारा एक्चुअली कोई इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसमें कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है कि ऑडियंस का है जिन्होंने ये बनाया है, और रानू जी की अपनी किस्मत का है कि ऐसा हो गया। तो इसमें कोई क्रेडिट लेना वाली तो मुझे एक्चुअली क्रेडिट की बात नहीं है। यू बी हैप्पी व्हेन यू आर पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस। आपको लगता है कि एक चीज़ में मैं बहुत खुश हूँ जिसकी वजह से, बिकॉज ये जो फिल्म में स्ट्रैटेजी थी कि भाई ट्रेलर ना खोलना, अभी तक ट्रेलर आया नहीं है, और म्यूज़िक रिलीज से पहले बहुत सालों से हम देखते हैं कि 90s में हिट होता था या तेरे नाम के वक्त, और वो ज़माने में पहले रिलीज से पहले म्यूज़िक हिट होता था जिससे फिल्मों को फ़ायदा होता था। एंड ये स्ट्रैटेजी जब हमने की थी तो आई एम हैप्पी कि दीपशिखा जी और द प्रोड्यूसर बाशु जी एंड कुमार तरानी जी, द म्यूज़िक कंपनी, they all felt that okay, go with his vision of releasing the music before the trailer। और उसमें हमारे लिए बहुत ये था कि भाई म्यूज़िक रिलीज से पहले हिट हो। जो अभी 4-5 साल में हमने देखा है कि पहले ट्रेलर आता है, 1-2 गाने आते हैं, एक आध गाना पॉपुलर हो जाए और फिर रिलीज़ आती है, और फिर फिल्म के बाद हाँ फिल्म अगर चली तो म्यूज़िक पकड़ता है, या कभी गाने ऐसे ही अपने आप में हिट हो जाते हैं, फिल्म चले या ना चले। बट रिलीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे था कि भाई ये म्यूज़िकल है, एक लव स्टोरी है, और मैंने जितनी भी फिल्में एज एन एक्टर की हैं उसमें एक भी प्योर लव स्टोरी नहीं की है। तो ये मेरी पहली प्योर लव स्टोरी है जिसमें मुझे लगा कि भाई एक 9 या 10 गाने जो स्टोरी को आगे लेके जाते हैं, छाया गीत की तरह नहीं लगते। म्यूजिकल है, प्योर लव स्टोरी है, जैसे 90s में फिल्में आती थी। ऑफ कोर्स द लुक, द एस्थेटिक्स, इट्स अ वेरी गुड लुकिंग फिल्म। आपने कहा कि ग्लोबली ये पहली बार ऐसा हिट हुआ, लेकिन हिमेश आपके गाने तो वैसे ही मतलब अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये गाना एक बार सुबह एक लाइन गा दो तो लगता है सारा दिन गाते रहो। आशिक बनाया आपने हो या तेरा सुरूर हो, तो ये गाना, ये धुन है, ये आपको कैसे स्ट्राइक किया? और ये वही राग में है। अगर आप देखें तो एक साइकिल है, जैसे उस वक्त कुछ 200-300 गाने वो कैप लुक में हिट हो गए थे, एक साल में ही 50 गाने हिट हो गए, तो वो एक साइकिल था। उसके बाद मैंने वो खुद ही ब्रेक ले लिया था कि भाई अब वो बहुत ज़्यादा हो गया है, अगर उसे आप करते रहोगे तो ख़त्म हो जाओगे। तो उसके बाद मैंने रीइन्वेंट किया अपने म्यूज़िक को, एंड देन वी केम अप विद द म्यूज़िक ऑफ बॉडीगार्ड एंड खिलाड़ी एंड हुक्का बार एंड बलमा एंड ऑल दीज, तेरी मेरी, फिर ये तेरा फितूर एंड सनम तेरी कसम एंड प्रेम रतन धन पायो एंड जुम्मे की रात एंड ये सब हिट, सारे हिट हुए गाने। बट उसमें कहीं ये रंग नहीं था जो तेरी मेरी कहानी का रंग था, जो प्योर आशिक बनाया वाला रंग है नोट्स वाइज। तो वो रंग अब साइकिल में आया वापस, एंड दैट कैप लुक एंड रानू जी की बहुत ही डिवाइन आवाज़ है, तो वो जो एक लता जी वाली फील होती है वो अभी हम सारे जो वॉइस टेक्सचर हैं बिल्कुल मॉडर्न एंड यंग टेक्सचर होते हैं, तो उसमें एक इतनी प्योर डिवाइन फ्रेश आवाज़ जो हम उस ज़माने में सुनते थे 60s-70s में, वो लोगों को कनेक्ट कर गई, तो वो सब चीज़ें बैठ गई बस। आपने लता मंगेशकर की बात की तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपोज किया था इस बात को लेकर के, एक ऐसा कमेंट आ गया, उसे आप किस तरीके से? मुझे लता जी के जो कमेंट था ना, वो कौन से कॉनोटेशन में था, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इस तरीके से नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि भाई डायरेक्ट कॉपी नहीं होनी चाहिए, जो शायद मैं होता तो मैं भी वही कहता कि भाई डायरेक्ट कॉपी तो किसी भी सिंगर की नहीं होती। आज अरिजीत सिंह को जब कोई कॉपी करता है तो मुझे ऑलवेज लगता है कि ज़रूरत ही नहीं है, एक अपनी आवाज़ में फ्रेश टोन में कुछ भी होगा तो ज़्यादा चलेगा। तो लता जी ने जो कहा था, इंस्पायर होना चाहिए बट डायरेक्ट कॉपी नहीं होनी चाहिए, मैं एग्री करता हूँ इस बात को। एंड मुझे पर्सनली लगता है कि रानू जी ने बिल्कुल भी कॉपी नहीं किया, बट वो इंस्पिरेशन तो लता जी सबकी है, मेरी है, सबकी है, लेजेंड है, और उनकी सिंगिंग
को कोई मैच नहीं कर सकता. सो आई डोंट थिंक वो उस कॉनोटेशन में उन्होंने कहा था. आपको लगता है कि रानू मंडल की आवाज़ जो है वो प्योर है और एकदम अपनी आवाज़ है, या एकदम नया आपको लगा? मुझे लगा एकदम फ्रेश है, लेकिन प्रोफेशनली जैसे लता जी वगैरह ये सब क्या बहुत ट्रेंड सिंगर्स हैं. रानू जी की आवाज़ बहुत ही रॉ, फ्रेश, और वो फ्रेशनेस में ही वो डिविनिटी है, वो ब्यूटी है, वो इम्परफेक्शन में एक परफेक्शन है. तो वो चीज़ ऑडियंस को बहुत पसंद आ रही है. नाउ शी शुड टेक सम मोर लेसन्स ऑल्सो. जैसे मैंने अभी दूसरा जो गाना किया तो वो उन्होंने हेडफोन के साथ की, उनकी केमिस्ट्री बहुत जल्दी बैठ गई. तो तेरी मेरी कहानी को अगर 4-5 घंटे लगे तो आदत को 2 घंटे लगे. और आशिकी कहीं ना कहीं उनको ट्रेन भी किया है. मैंने अपने डैडी को भी कहा कि कुछ लेसन्स उनको टिप्स देने चाहिए, और ऑटोमेटिक उनको एक अपने हेडफोन के साथ उनका एक कनेक्शन बन गया है, जिसकी वजह से नाउ लास्ट आशिकी में जब मैंने किया और एक और गाना किया तो वो तो एक घंटे में हो गया. तो देन नाउ शीज़ वो होता है एक आर्टिस्ट जब अपने रिफ्लेक्सेस पकड़ लेता है, और ऐसे कई नॉन प्रोफेशनल ट्रेंड लोग नहीं भी होते, लेकिन अगर बॉर्न टैलेंट नेचुरल है तो वो बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं. वर्ल्ड में हैं ऐसे बहुत स्टार्स. हिमेश, आपने इतने सारे शोज़ किए जहाँ पर आप न जाने कितनी आवाज़ें आप सुनते हैं, कितनी आवाज़ों को पसंद भी करते होंगे, लेकिन संभव नहीं हो पाता है कि आप हर किसी को काम दे पाएँ या हर किसी की मदद कर पाएँ. रानू मंडल कैसे खास बनी आपके? मुझे ये लगा कि देखिए तेरी मेरी कहानी के लिए मैं ड्यूएट में अपने साथ ढूंढ ही रहा था एक ऐसी वॉइस जो बहुत ही फ्रेश हो, और एक लव स्टोरी की आवाज़ लता जी ने उस ज़माने में इन्वेड कर लेती थी. अगर आप मैंने प्यार किया देखें, या उनकी बहुत सारी लव स्टोरीज़ हैं, तो वो एक डिवाइन आवाज़ की मुझे तलाश थी. और वो क्या हुआ कि सुपरस्टार सिंगर के सेट पे वो आई और वो उन्होंने एक प्यार का नगमा गाया, और मुझे लगा बहुत परफेक्ट है, तो बस मैंने उसी वक्त कह दिया. तो कॉम्पोजिशन और टैलेंट, ये दोनों का मिलन होना बहुत ज़रूरी है. कितनी बार ग्रेट सिंगर हो, लेकिन आपके पास उस सिंगिंग और स्केल और रेंज के लिए कोई कॉम्पोजिशन नहीं हो, तो शायद उस वक्त वो तालमेल नहीं बैठता. वो चीज़ तेरी मेरी कहानी में, हैप्पी आर हीर में रानू जी के साथ मेरा वो वहाँ पे वो सब कुछ बैठ गया, वो मैंने नहीं किया.